गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ह्यूमनाइजिंग सिटीजनशिप लॉ इन इंडिया। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक असम के रेजिडेंट है उनको सिटीजन ऑफ इंडिया ही डिक्लेयर कर दिया है, जबकि फॉरनर्स ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने स्टेट में उन्होंने डिसीजन दिया था कि ये पर्सन जो है वो फॉरनर है या फिर ये इंडिया का सिटीज़न नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर स्पेलिंग और डेट में डॉक्यूमेंट्स में कुछ माइनर डिस्क्रिपेंसीज हों तो इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन जो है वो इलीगली एंटर किया है इंडिया में या फिर उसके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं। तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल क्या है? ये क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं जो कि डिटर्मिन करती हैं सिटीजनशिप स्टेटस उन लोगों का जो कि अक्यूज्ड हैं या फिर लेबल्ड हैं फॉरेनर्स। तो ये इस्टेब्लिश की गई थी फॉरेनर्स एक्ट 1946 द्वारा और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 द्वारा। तो इंडिपेंडेंस के बाद फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बनाए गए 1964 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा होम मिनिस्ट्री ने। और आर्टिकल 323 बी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि ट्रिब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं बाय लॉ। ठीक है, तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल जो है वो क्रिटिसिज्म में रहते हैं असम में, क्योंकि लगभग 3 लाख लोगों को असम में डिक्लेयर किया गया था डाउटफुल वोटर्स इन 1997 बिना किसी इंक्वायरी और नोटिस के, और उनको एक्सक्लूड कर लिया गया था असम के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से। तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल जो है 1964 के वो मैंडेट करते हैं कि नोटिस देने चाहिए, ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे कि क्यों पर्सन जो है वो सिटीजन नहीं माना जा रहा है इंडिया का। लेकिन जो ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स नोटिस देते हैं ये कोई ग्राउंड मेंशन करते नहीं है। तो मार्च 2019 तक लगभग 1.17 लाख जो लोग हैं उनको डिक्लेयर किया जा चुका है फॉरेनर्स, और उनको डिफेंड करने को कहा गया है विदाउट इवन उनको चार्जेस बताए। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि फॉरेनर्स एक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उस पर्सन के ऊपर डालता है जिसको फॉरेनर अक्यूज़ किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ तो है उस पर्सन के ऊपर होता है कि मटेरियल उसको शेयर करना पड़ेगा, लेकिन उसको जो है मटेरियल आपको उसको ये बताना ज़रूर पड़ेगा कि किस वजह से जो है उसको ये उसके ऊपर एलिगेशन लगाई जा रही है। तो सप्लाई ऑफ द मटेरियल जो है वो ऑफ कोर्स नेचुरल जस्टिस का ही पार्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि माइनर डिस्क्रिपेंसीज हैं अगर डॉक्यूमेंट्स में तो उसका मतलब ये नहीं कि सिटीजनशिप का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है सिटीजनशिप एक्ट के अंदर चल रहा है, फिर एनआरसी के अंदर चल रहा है, तो हम दोनों को भी देख लेते हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इलीगल इमिग्रेंट की जो डेफिनेशन है उसको चेंज कर रहा है फॉर हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट और जैन्स और क्रिश्चियंस के लिए, और फास्ट ट्रैक इंडियन सिटीजनशिप दे रहा है 5 साल के अंदर, अदरवाइज 11 साल लगते थे। ये एक्ट प्रोवाइड करता है कैंसलेशन ऑफ ओसीआई रजिस्ट्रेशन ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए अगर उन्होंने कोई सिटीजनशिप एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट किया है या किसी और लॉ इन्फोर्स को वायलेट किया है। तो कौन एलिजिबल है इसके लिए? जो भी फोर्स किए गए या उनको रिलीजन बदलने के लिए या फिर उनको मजबूर किया गया इंडिया में शेल्टर लेने के लिए ड्यू टू परसिक्यूशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, उनके लिए एक्ट एप्लीकेबल है। कट ऑफ डेट रखी गई है 31 दिसंबर 2014, मतलब तब तक जो लोग इंडिया में आए हैं उनको ही ये सिटीजनशिप मिलेगी। ये जो है एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल के एरियाज़ को कवर नहीं करेंगे, और लोग वो और जो ये जिनको सिटीजनशिप दी जाएगी ये इनर लाइन परमिट रजीम वाले एरियाज़ में भी वहाँ पर ये एक्ट वैलिड नहीं किया जाएगा उनके लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स क्या है। तो ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है उन लोगों का जो लीगली इंडिया के सिटीजन्स हैं। ये मैंडेट किया गया था 2003 के अमेंडमेंट ऑफ सिटीजनशिप एक्ट द्वारा। इसमें डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल लीगल सिटीजन्स ऑफ इंडिया को रिकॉर्ड करना भी इम्पॉर्टेंट है, और सो फार अभी तक सिर्फ ये असम में ही मेंटेन किया गया है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि एनआरसी जो है वो असम में जो है वो अप्लाई की जाए। प्रोसेस 2015 में स्टार्ट हुआ, 2019 में पहले लिस्ट रिलीज़ की गई जिसमें लगभग 1.9 मिलियन एप्लीकेंट्स जो है वो एनआरसी की लिस्ट में नहीं आ पाए। उनको डाउटफुल माना गया फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा। ये नहीं कि मतलब ये सब सिटीजन्स ही नहीं है, बट डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया और उनको कहा गया है कि अपने जो है वो प्रूफ दिखाने पड़ेंगे इन्हें। तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो है उनके पास अथॉरिटी होती है किसी भी पर्सन को डिक्लेयर करने की कि वो फॉरेनर है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईसीएआर ने अपना
वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम निकाला है या फिर इनिशिएटिव निकाला है, जिससे रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इंप्रूव किया जा सके। तो ICAR को 1929 में इस्टेब्लिश किया गया था एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और एजुकेशन के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। तो ये एपेक्स बॉडी है, कोऑर्डिनेट गाइड मैनेज करने के लिए रिसर्च और एजुकेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम क्या है? तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में रिसर्च एनहेंस करने के लिए इस स्कीम को निकाला गया है। तो इस स्कीम के अंडर सभी 5521 साइंटिस्ट जो हैं ICAR के, उनको एक टास्क दिया जाएगा कि वो एक प्रोडक्ट बनाएं, टेक्नोलॉजी बनाएं, मॉडल, कंसेप्ट या नोटेबल पब्लिकेशन करें, और वो आइडेंटिफाई करें अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, और हर क्वार्टर में वो अपनी प्रोग्रेस दिखाएं इंस्टीट्यूट लेवल पर और बाय एनुअली एट हेडक्वार्टर लेवल पर। ये प्रोग्राम जो है वो 5 साल तक चलेगा। इनिशियल फोकस रहेगा हाई यील्डिंग ऑयल सीड्स और पल्सेस बनाने में, ठीक है। तो ICAR जो है वो 100 न्यू सीड वैरायटीज़ और 100 फार्म टेक्नोलॉजीज़ बनाना चाहता है विद इन 100 डेज एज पार्ट ऑफ सेंटर्स एक्शन प्लान। रिसेंट अपडेट के मुताबिक ICAR जो है उन्होंने नोट किया है कि ब्रीडर सीड जो है वो लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर्स बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स है जो है वो कल्टीवेट करने में हेल्प करेंगे। 2014-15 से ICAR ने 2593 हाई यील्डिंग वैरायटीज़ जो है जो क्रॉप्स की बनाई है, जिसमें कि 2177 क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड 150 बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फिश MIP इनिशिएटिव। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्ट प्रोड्यूस की गई है इकोसिस्टम मॉडल इंटर फिशरीज़ एंड मरीन इकोसिस्टम मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट द्वारा, जिसमें कहा गया है कि फ़िश बायोमास जो है वो लगभग 10% डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो फिश MIP इनिशिएटिव जो है ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 2013 में। नॉलेज देता है इंडस्ट्री और गवर्नमेंट्स को ताकि सपोर्ट कर सके प्लानिंग फॉर अडेप्टिव और रेजिलिएंट सी फूड सेक्टर्स जो कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के अंदर है। तो ये नेटवर्क ऑफ मोर देन 100 मरीन इकोसिस्टम मॉडलर्स और रिसर्चर्स है अराउंड द वर्ल्ड, और फिश MIP और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज का मरीन इकोसिस्टम्स और फिशरीज़ के बारे में स्टडी किया जा सके। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, जो कि एफर्ट कर रही है डिफीट करने के लिए हंगर और न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसकी सिस्टर बॉडीज़ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। हेडक्वार्टर इसका रोम में लोकेटेड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूविन प्लेटफॉर्म या पोर्टल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो यूविन पोर्टल जो है वो एंड ऑफ द अगस्त तक जो है वो पैन इंडिया लॉन्च की जाएगी। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री है रूटीन इम्यूनाइजेशन की, जैसे आपका कोविन पोर्टल था। तो यूविन जो है एक पायलट मोड पर अभी लगभग सभी स्टेट्स में चल रही है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, और ये हर वैक्सीनेशन इवेंट को कैप्चर करती है जो प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन को दी जा रही है अंडर UIP। तो ये इंश्योर करती है टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन डोजेज बाय डिजिटली रिकॉर्डिंग एवरी वैक्सीनेशन इवेंट। और एक QR बेस्ड यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म है। डिजिटली ये वेरीफेबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स इशू करता है, जैसे हमें कोविन के टाइम पर मिले थे। तो ये सिंगल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बनेगा। सिटीजन्स खुद अपने आप को इसमें रजिस्टर कर सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए, और ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाने में भी हेल्प करेगा, और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं इसमें डिजिटली रिकॉर्ड कर पाएंगे सभी वैक्सीनेशन इवेंट्स को। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ 46th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो 2024 का वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम होस्ट कर रही है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें यंग लोगों को और हेरिटेज एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया जाता है। एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है यूथ को कि वो मीट और लर्न कर सकें एक दूसरे की कंट्रीज़ और रीजन्स के हेरिटेज के बारे में। तो इसमें लोकल और इंटरनेशनल दोनों एक्सपर्ट्स जो हैं वो शामिल होते हैं, और इस कोलैबोरेटिव प्रोग्राम के अंदर कई तरह के वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के जैसे अचीवमेंट्स और चैलेंजेस को समझा जाता है। क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर, उसको समझा जाता है। फिर इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ जो है कैसे वर्ल्ड हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए इंटीग्रेट की जा सकती हैं, उसके बारे में डिस्कशंस होती हैं। तो डीप इनसाइट्स मिलते हैं, मतलब ग्लोबल प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूके होम ऑफिस ने डिटेल्स बता दी हैं सेकंड और फाइनल बैलेट ऑफ 2024 के लिए अंडर यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। तो ये स्कीम इंडिया और यूके माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एमओयू का ही पार्ट है। फरवरी 2023 में लॉन्च की गई थी। इसके अंदर 3000 डिग्री होल्डिंग सिटीजन्स दोनों कंट्रीज़ के जो 18 से 30 साल के बीच में हैं वो एक दूसरे की कंट्री में लिव और वर्क कर सकते हैं फॉर 2 ईयर्स। ये स्कीम जो है इंडिया को फर्स्ट वीज़ा नेशनल कंट्री बनाती है जो इस स्कीम से बेनिफिट ले रही है। अब इसके अंदर होता क्या है कि कैंडिडेट्स यूके में एंटर कर सकते हैं जब तक उनका वीज़ा वैलिड है, कभी भी वो वापस जा सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं ड्यूरिंग द स्टे। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 18 से 30 एज होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर अबव, 2530 पाउंड्स होने चाहिए सेविंग्स में, और खुद के कोई चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए अंडर द एज ऑफ 18। ठीक है। अगर एप्लीकेंट को वीज़ा मिलता है तो वो विद इन 6 मंथ्स जो है यूके में एंटर कर सकता है और स्टडी कर सकता है, कुछ डिग्री प्रोग्राम्स के लिए वर्क कर सकता है, मोस्ट ऑफ द जॉब्स के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड होके सेटअप कर सकता है कंपनी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विशालगढ़ फोर्ट। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी विशालगढ़ फोर्ट के पास, तब जब वहाँ पर कुछ मिसक्रिएंट्स ने वायलेंस जो है वो करना शुरू कर दिया। तो विशालगढ़ फोर्ट है क्या? एक एंशंट फोर्ट है विशालगढ़ विलेज ऑफ कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, विशालगढ़ विलेज इन कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। इसको खेलना या खिलना भी कहा जाता है लोकल्स द्वारा। ईयर 1058 में शिलारा किंग मारसिंह ने इसको बनाया था। फोर्ट बीच में विजयनगर एम्पायर और उसके बाद आदिल शाही डायनेस्टी के पास भी रहा। 1659 में शिवाजी ने आदिल शाह से फोर्ट को कैप्चर किया और इसका नाम विशालगढ़ का रख दिया। और ये एक हिल टॉप पर है सह्याद्री माउंटेन रेंजेस के। और कुछ टेम्पल्स जो यहाँ पर हैं वो हैं अमृतेश्वर टेम्पल, श्री नरसिम्हा टेम्पल, सतीज वृंदावन। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अपस्टार 6E सैटेलाइट। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना की अपस्टार 6E सैटेलाइट जो है वो ऑफिशियली ऑपरेट करना स्टार्ट कर चुकी है जब उसने टेक्निकल रिव्यूज़ अपने ऑर्बिट और ग्राउंड दोनों ही में पास कर लिए हैं। तो ये अपस्टार 6E सैटेलाइट जो है चाइना की फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस्ड है। ठीक है। तो इस सैटेलाइट के पास डिस्टिंक्शन है कि वर्ल्ड की पहली टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो ऑटोनॉमसली ट्रांसफ़र हुई लो अर्थ ऑर्बिट से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है। 15 साल का इसका मिशन है। प्राइमरी मिशन इसका क्या है? हाई कैपेसिटी ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन देना, सर्विसेज देना अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया। ओके। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is humanizing citizenship law in India. This topic is important for your governance section. So Supreme Court has declared an Assam resident a citizen of India, overturning the decision of a foreigners tribunal in the state. So because of certain discrepancies or minor discrepancies in spellings and dates in the documents produced by him, the foreigner tribunal had declared him a foreigner, and it held that he had entered India illegally after the cutoff date of March 25th, 1971. So what are these foreigners tribunals? So these are quasi-judicial bodies who are interested with the determination of citizenship status of those who are being accused or being labeled as foreigners. These are established under Foreigners Act of 1946 and Foreigners Tribunal Order of 1964. So we all know that after independence, Foreigners Tribunal were established in 1964 by an executive order by Home Ministry, and even the Constitution of India provides for the establishment of tribunals by law for the citizenship as per Article 323B of the Constitution. So what are why these foreigner tribunals are under criticism in Assam? So about 3 lakh people in Assam were declared doubtful voters in 1997 and they were excluded from the Assam National Register of Citizens. So
Notices were issued by foreigner tribunals. Generally, uh, do not they did not mention any ground, and until March 2019, almost 1.17 lakh people had been declared foreigners, and people had to defend themselves without knowing the charges, because the Foreigners Act 1946 puts the burden of proof on the person who is alleged to be a foreigner. Okay, so how the verdict humanized humanized citizenship law in India. So recently, when this Supreme Court has given the verdict, it has said that of course the burden of proof may be applicable on the person who is being accused, but it will be valid only after the state has shared the material on which the allegation is founded. So supply of this material is a classic part of natural justice, without which uh, you cannot expect the burden of proof to be transferred to the accused. So minor discrepancies in documents cannot result in loss of citizenship. Supreme Court has clarified this also. Okay. So all these exercises are being done under the Citizenship Act, Amendment Act, and the NRC. So what is Citizenship Amendment Act of 2019? It seeks to amend the definition of illegal immigrant for Hindu, Sikh, Parsi, Buddhist, Jains, and Sikhs, uh, Jains and Christians, immigrants from Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh who have lived in India without documentation. They will be granted fast track Indian citizenship in 5 years. Earlier, of course, it was 11 years for them. The Act also provides for cancellation of OCI registration where the OCI card holder has violated any provision of the Citizenship Act or any other law enforced. So, the CAA 2019 applies to those who were forced to or compelled to seek shelter in India due to persecution on the ground of religion. So the cutoff date for citizenship is 31st December 2014, and this act will not apply to areas which are covered by the Constitution's 6th schedule. And additionally, this act will not apply to states which have an inner line permit regime. So what is NRC? It is an official record of those who are legal Indian citizens. So this is mandated by the 2003 amendment of the Citizenship Act of 1955. So it includes demographic information about all the legal citizens of India. So far, uh, such a database has only been maintained for the state of Assam. In 2014, the Supreme Court ordered the updation of NRC and in all parts of Assam. The process started in 2015 and the first list was released in 2019 August, with over 1.9 million applicants failing to make it to the NRC list. So they were tagged as D voters or the doubtful uh, applicants. So they have a right to file an appeal with the Foreigners Tribunal, and only the Foreigners Tribunal will have the authority to declare a person as a foreigner. Okay. So the next topic is One Scientist, One Product initiative. This topic is important for your governance section and also your science and tech section. So ICAR has launched its One Scientist, One Product program to improve research in the field of agriculture and animal husbandry. So ICAR was established in 1929 as a registered society under the Societies Registration Act, and it is an autonomous organization under the Department of Agriculture, Research and Education. So it is the apex body for coordinating, guiding and managing research and education in agriculture. Its headquarters is located in New Delhi. So ICAR will aim to enhance research in agriculture and animal husbandry through this scheme. And under this scheme, each of the ICAR's 5521 scientists will be tasked with developing a product, technology, model, concept, or a notable publication. They will identify their project at the start of the year and their progress will be monitored quarterly. This program will run for 5 years and initial focus will be on high yielding oil seeds and pulses. So ICAR aims to develop 100 new seed varieties and 100 farm technologies within 100 days as part of Centre's action plan. So in the recent update, ICAR has noted that breeder seeds have helped cultivate about 16 million hectares with biofortified crops, and since 2014-15 ICAR has released 2593 high yielding varieties including 2177 climate resilient and 150 biofortified varieties. Okay. So the next topic is Fish MIP initiative. This topic is important for your environment section and also your social issues. So the report has been produced by Fisheries and Marine Ecosystem Model Intercomparison Project
which has said that exploitable fish biomass declined by more than 10% globally. So this Fish MIP was officially launched in 2013 to provide knowledge to industry and governments and support effective planning for adaptive and resilient seafood sectors under climate change. So it has a network of more than 100 marine ecosystem modelers and researchers from around the world. So Fish MIP and FAO, they are collaborating to understand the long-term impacts of climate change on marine ecosystems and fisheries. Okay, so what is FAO? It is a specialized agency of United Nations which leads the international efforts to defeat hunger and improve nutrition and food security. Its sister bodies are the World Food Programme and the International Fund for Agricultural Development. Its headquarters is located in Rome, that is in Italy. So the next topic is UWIN portal. This topic is important for your governance section. So UWIN portal is likely to be launched by the end of August. So this is basically a replication of CoWIN portal. UWIN is aimed to maintain an electronic registry of routine immunizations. It is already being run as a pilot mode in all the states and union territories except West Bengal. It captures every vaccination event for pregnant women and children under the Universal Immunization Program. So it will ensure timely administration of vaccine doses by digitally recording every vaccination event under the Universal Immunization Program. This platform generates uniform QR-based digitally verifiable e-vaccination certificates like we received during COVID. And UWIN is going to be the single source of information. Citizens can self-register for vaccinations, and it will also facilitate the creation of Ayushman Bharat health account IDs for the comprehensive health record maintenance. It will also support the frontline workers to digitally record all vaccination events. Okay. So the next topic is World Heritage Young Professionals Forum. This topic is important for your art and culture section. So as an integral part of the 46th session of World Heritage Committee, the Ministry of Culture is hosting the 2024 World Heritage Young Professionals Forum, which is a platform for bringing youth or young people and heritage experts together so as to foster intercultural learning and exchange. So this will provide an opportunity to the youth to meet and learn about each other's heritage, discuss common concerns in preservation and discovering of new roles for themselves in heritage conservation. So it will be joined, this forum will be joined by both local and international experts, and this collaborative approach will help to tackle various sub-themes like understanding the achievements and challenges of the World Heritage Convention, climate change and its impact on the World Heritage sites, integrating innovative technologies for the promotion of World Heritage. So through these discussions, these participants will acquire deep insights into the global principles of World Heritage and sustainable development. So the next topic is UK India Young Professional Program. This topic is important for your international relations. So UK Home Office has unveiled the details for the second and final ballot of 2024 under the India Young Professional Scheme. So this is part of India UK Migration and Mobility MOU, which was signed in May 2021. So this was formally launched in February 2023, and it will permit up to 3,000 of the degree holding citizens between age of 18 and 30 to live in each other's countries for 2 years. So this scheme makes India the first visa national country to benefit from the scheme. So this will enable the candidates to enter the UK at any time while their visa is valid and leave and return anytime during their stay. To be eligible for this scheme, you have to be an Indian national aged between 18 and 30 years. You must have a bachelor's degree or above. You must have 2530 pounds in savings, and you must not have any children under the age of 18 who live with you or whom you are financially supporting. So in case the applicant is issued a visa, they must enter the UK within 6 months from the date on which the visa was issued. Once in the UK, the applicant can study for certain degree programs, work in most of the jobs, be self-employed and set up a company also. Okay. So the next topic is Vishalgarh Fort. This topic is important for your art and culture section. So the anti-encroachment drive at Vishalgarh Fort took an ugly turn after the miscreants resorted to violence. So Vishalgarh Fort is an ancient fort situated in Vishalgarh village in Kolhapur district of Maharashtra. It is also called the Khelna or Khilna by the locals. It was built in the year 1058 by Shilara King Marsingh. Later, the fort was under the rule of Vijayanagar Empire and then the Adil Shahi dynasty also.
In 1659, Shivaji captured the fort from Adil Shah and renamed the fort to Vishalgarh. So this fort is built on the hilltop in the Sahyadri mountain ranges at a height of 3500 feet above sea level. Some of the temples inside the complex are Amriteshwar Temple, Sri Nrsimha Temple, and Sati's Vrindavan. Okay. So the next topic is Apstar 6E satellite. This topic is important for your science and tech section. So China's AP Star 6E satellite has officially begun operating after successfully passing technical reviews both in orbit and on the ground in Hong Kong. So AP Star 6E satellite is China's first all-electric propulsion communication satellite, which has been developed by the China Aerospace Science and Technology Corporation, and this satellite operates in geostationary orbit. So this satellite holds the distinction of being the world's initial telecommunication satellite to autonomously transfer from low Earth orbit to geostationary orbit using electric propulsion. And this satellite is designed to last for 15 years. And its primary mission is to deliver efficient and high capacity broadband communication services across Southeast Asia. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.